वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की क्लास में हम लोगों ने एनर्जी मीटर, जो बिजली बिल निकालते कैसे हैं और एनर्जी मीटर वर्क कैसे करता है, इस चीज़ का हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसी में जो अगला टॉपिक है मेरे भाई, प्रतिरोध का कम्बिनेशन, न कि प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है जनरली हमारा वो दो प्रकार का होता है सर्किट में हमारा, ठीक है। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम समूहन। पहला क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम समूहन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम समूहन। क्या होता है, समांतर क्रम समूहन, ठीक है। तो समांतर क्रम को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं और श्रेणी क्रम समूहन को सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग श्रेणी क्रम समूहन का अध्ययन करते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम समूहन क्या है, इस चीज को समझिए पहले, ठीक है। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे मान लेते हैं ये तीन रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है, R3 है। इसको एक वोल्टेज सोर्स हम लोग से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग VS मान लेते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को R3 मान लेते हैं। तो एक मजेदार बात आपको हम बताना चाहते हैं, श्रेणी क्रम जो समूहन होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा स्प्लिट करता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे कि R1 रेजिस्टेंस है तो इसमें वोल्टेज V1 ड्रॉप होगा, R2 रेजिस्टेंस में मान लेते हैं वोल्टेज V2 ड्रॉप होगा और R3 में हमारा वोल्टेज V3 ड्रॉप होगा। मान लेते हैं इसमें जो करंट होता है I है, टोटल करंट IS सीरीज इक्विवेलेंट करंट है। तो मान लेते हैं R1 का करंट I1 है, इसका करंट I2 है और इसका करंट I3 है, मान लेते हैं R3 का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला चीज होता है मेरे भाई, पहला पॉइंट जो याद रखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट आता है, करंट इक्वली नेचर होता है। करंट क्या होता है हमारा, करंट क्या होता है हमारा, इक्वली नेचर होता है, इक्वली नेचर का होता है। मतलब R1 में जो करंट होगा वही करंट R2 में भी होगा और वही करंट R3 में भी होगा और टोटल करंट जो होगा वो वैल्यू भी सेम होगा। मतलब सीधी सी बात है, IS इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 होगा। करंट हमारा क्या है, इक्वली नेचर है। अब मजेदार बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो वोल्टेज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एडिटिव नेचर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्लिक वोल्टेज, ये हमारा क्या होगा, एडिटिव नेचर का होगा, एडिटिव नेचर का होगा। एडिटिव नेचर का होगा कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है VS, टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो VS है, ये तीनों रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप वोल्टेज है उसके इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद कीजिएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका इक्वली नेचर होता है और वोल्टेज आपका एडिटिव नेचर का होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगर आप LP या टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही अहम पॉइंट बन जाता है कि सीरीज सर्किट में करंट किस प्रकार में रहता है, तो इक्वली नेचर में रहता है और वोल्टेज किस प्रकार में रहता है, तो एडिटिव नेचर में रहता है। ये बहुत जबरदस्त है। अब इसमें ओम का नियम लागू कर दो। तो अगर ओम का नियम लागू करेंगे, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम से बात को समझिएगा। तो VS को हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है मेरे भाई। ओम का नियम क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो VS है, तो VS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
आई एस इंटू आर एस, मतलब कि आई एस क्या है, टोटल करंट, आर एस क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। V1 के लिए क्या होगा, I1 R1 होगा, V2 के लिए क्या होगा, I2 R2 होगा, और V3 के लिए क्या होगा, I3 R3 होगा। क्लियर है। अब एक चीज गौर कीजिए, I1 I2 I3 IS के बराबर है, तो भाई इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, IS RS इक्वल्स टू IS कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ये कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो होगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सीरीज इक्विवेलेंट मैंने कि निकल गया, 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू निकल गया हमारा। जैसे कि मान लेते हैं 3 को रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, R1 R2 R3 का जो भी वैल्यू होगा उसको प्लस कर देंगे तो इक्विवेलेंट हमारा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर देता है nth डिफरेंट वैल्यू रेजिस्टेंस, अलग अलग मान का प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में हो, तो nth अलग अलग मान का प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में हो, तो श्रेणी क्रम में हो तो ठीक है। अगर nth प्रतिरोध अगर हमारा श्रेणी क्रम में है तो इस कंडीशन में जो RS का वैल्यू आएगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेस 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 प्लस क्या होगा, RN होगा मेरे भाई। जितना प्रतिरोध रहेगा सारा प्रतिरोध को जोड़ दो तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर nth समान मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहे, तो अगर यही चीज अगर हम लोग देखना चाहते हैं nth समान मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहता है, तो श्रेणी क्रम में है, तो अगर nth अगर श्रेणी क्रम में है तो इस कंडीशन में RS का जो वैल्यू होगा N इंटू R के बराबर होगा, N इंटू R के बराबर, जहाँ N का जो मान है वो N जो है प्रतिरोध की संख्या है, N हमारा क्या है, प्रतिरोध की संख्या, और R जो है एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान है, R हमारा क्या है, एक प्रतिरोध का मान होगा। तो समझिए, मान लो 2 प्रतिरोध होगा तो 2R होगा, बराबर है ना, R प्लस R 2R, 3 गो रहेगा तो 3R, 4 गो रहेगा तो 4R, 5 गो रहेगा तो 5R, 5R, तो अगर nth को होगा तो क्या होगा, N इंटू R। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को अगर कंडक्टेंस के टर्म में देखा जाए, किसके टर्म में देखा जाए, कंडक्टेंस के पद में अगर देखा जाए, तो हमारा कंडक्टेंस के पद में जो होगा, जो 1/GS होगा, 1/GS इक्वल्स टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 प्लस डेस 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 प्लस 1/GN होगा। ये क्या अलग अलग मान के लिए, ये क्या है अलग अलग मान के लिए। तो क्योंकि हमारा क्या होता है, G इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, G इक्वल्स टू 1/R होता है, तो सीधी सी बात R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/G होगा मेरे भाई, 1/ क्या होगा, G होगा। यहाँ पे ध्यान देना इस जगह पे, R इक्वल्स टू 1/ क्या हो जाएगा, G होगा। अगर समान मान का रहेगा तो समान मान अगर रहेगा तो GS इक्वल्स टू G/N होता है। समान मान के लिए क्या होगा, GS इक्वल्स टू G/N। यहाँ पे N क्या है, कंडक्टेंस की संख्या है, और N हमारा कंडक्टेंस G है हमारा, एक कंडक्टेंस का मान है, एक कंडक्टेंस का मान है। तो ये हमारा क्या हो गया, समान श्रेणी क्रम समूहन हो गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं समांतर क्रम समूहन। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2, ये हमारा क्या होगा, समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन, तो समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पहले सर्किट डायग्राम को समझते हैं समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का जो सर्किट डायग्राम है बड़ा सिंपल है मेरे भाई। जैसे कि 3 गो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये 3 गो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा R1 R2 और ये हमारा R3 हो गया, R1 R2 R3, और यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज जोड़ दिए जो हमारा क्या कहलाएगा, VP कहलाएगा।
Vp। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा, Ip होगा। टोटल करंट क्या होगा, Ip होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे क्या होगा, I3, इसका V1, V2, V3। तो सबसे मजेदार बात है मेरे भाई, ठीक है, तुमको बताना चाह रहे हैं कि समांतर क्रम समूहन की अगर बात है तो यहाँ पे सीरीज क्रम में क्या था, सीरीज का क्रम में करंट इक्वली नेचर था। तो जो इक्वली नेचर होगा वोल्टेज होगा, मतलब कि जितना वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ही वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस में मिलेगा, ठीक है। मतलब अप्लाइड वोल्टेज और प्रत्येक प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। मतलब सीधी सी बात है कि समांतर क्रम में अगर बात करें तो वोल्टेज हमारा, वोल्टेज क्या होता है, इक्वली नेचर में होता है, इक्वली नेचर में होता है, ठीक है। इक्वली नेचर कहने का मतलब क्या है कि जो अप्लाइड वोल्टेज Vp है, प्रतिरोध 1 का वोल्टेज, प्रतिरोध 2 का वोल्टेज और प्रतिरोध 3 का वोल्टेज क्या होगा, सब बराबर होगा। मतलब कि R1 पे जो वोल्टेज होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, R2 पे जो वोल्टेज होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, और R3 पर जो वोल्टेज होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। इसके बाद हमारा यहाँ पे करंट एडिटिव नेचर होता है। करंट क्या होता है हमारा, एडिटिव नेचर का होता है। तो करंट अगर एडिटिव नेचर होता है मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट हमारा स्प्लिटिंग मोड में रहता है। करंट हमारा क्या रहता है, स्प्लिटिंग मोड में रहता है। मतलब सीधी सी बात है, जो टोटल करंट Ip होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मतलब ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो पॉइंट है सीरीज और पैरेलल में बहुत ही अहम पॉइंट है। मतलब श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो है एडिटिव नेचर है और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या है, इक्वली नेचर है। सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में करंट हमारा इक्वली नेचर है और समांतर क्रम में करंट हमारा एडिटिव नेचर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर ओम का नियम लगा दोगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, तो हमारा Vp बाई क्या होगा, Rp होगा, इक्वल्स टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। तो भैया एक चीज गौर करो, V1, V2, V3 सब इक्वल है, कॉमन निकलेगा तो Vp से Vp कट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1 बाई Rp इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हमारा ये रेसिप्रोकल मोड में आ गया। क्लियर है। तो अगर nth डिफरेंट वैल्यू रहेगा समांतर क्रम में, nth अलग अलग मान का, nth अलग अलग मान का प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा 1 बाई Rp इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाई Rn होगा। ये चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर nth समान मान का प्रतिरोध होगा तो nth समान मान का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, तो Rp इक्वल्स टू R बाई N होगा। Rp इक्वल्स टू क्या होगा, R बाई N होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R जो है एक प्रतिरोध का मान है, एक प्रतिरोध का मान है, और N हमारा क्या है, प्रतिरोध की संख्या है। R हमारा क्या, प्रतिरोध की संख्या है। अब यहीं पे इसको अगर कंडक्टेंस के पद में देखा जाए, कंडक्टेंस के पद में, ठीक है, कंडक्टेंस के पद में देखा जाए तो हमारा जो Gp आएगा, अगर nth अलग अलग रहेगा, ये तो अलग अलग के लिए, किसके लिए, हमारा अलग अलग के लिए, तो Gp जो आएगा अलग अलग के लिए, Gp इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 प्लस Gn होगा, Gn होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इसके बाद सीधी सी बात है, अगर समान मान का होगा तो समान के लिए जो Gp आएगा वो हमारा n इंटू जी के बराबर आएगा। समान के लिए क्या होगा, n इंटू जी के बराबर आएगा, जहाँ पे g हमारा एक कंडक्टेंस का मान है, एक कंडक्टेंस का मान, और n हमारा क्या है, कंडक्टेंस की संख्या, कंडक्टेंस की संख्या,
कंडक्टेंस की संख्या है, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और प्रतिरोध का क्या है, समांतर क्रम समूहन है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज मट रहा है, मतलब इसमें क्या है, केवीएल लगेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगेगा, क्योंकि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आगे पढ़ाएंगे केवीएल क्या होता है। और इसमें करंट स्प्लिट हो रहा था, इसमें क्या लगेगा, हमारा केसीएल लगेगा। मतलब जनरली हमारा जो अप्लाई होता है, तो हमारा श्रेणी क्रम सर्किट में सामान्यतः पहला जो विजन होता है वो हमारा केवीएल का विजन होता है, और समांतर क्रम में जो पहला विजन आता है वो हमारा केसीएल का विजन आता है। तो केवीएल का फुल फॉर्म क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और केसीएल का फुल फॉर्म क्या था, किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो ये था मेरे भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में करंट किस प्रकार में रहता है, ठीक है। तो करंट हमारा इक्वली नेचर में रहता है। वोल्टेज किस प्रकार में रहता है, तो वोल्टेज हमारा एडिटिव नेचर में होता है। इसका जो फर्स्ट विजन में कौन सा लॉ लगता है, तो केवीएल लगता है। समांतर क्रम की बात हम कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, समांतर क्रम की अगर बात करें तो समांतर क्रम में करंट किस प्रकार में रहता है, तो करंट हमारा एडिटिव नेचर में रहता है। वोल्टेज किस प्रकार में रहता है, तो वोल्टेज हमारा इक्वली नेचर में रहता है। इसका फर्स्ट विजन में कौन सा लॉ लगता है, तो फर्स्ट विजन में क्या निकलेगा, केसीएल निकलेगा, क्योंकि हमारा केसीएल आगे करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ आगे आपको पढ़ाएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ अगर बनाने दें, ठीक है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ अगर आपको बनाने पूछ दिया जाए तो ग्राफ किस नेचर का होगा। तो पहले समझिएगा ग्राफ, देखिए इस टाइप से ग्राफ आएगा। जैसे कि मान लेते हैं इधर हमारा रेजिस्टेंस है, ग्राफ को समझिएगा कि ये मान लीजिए एक्सिस है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, इधर रेजिस्टेंस है और इधर हमारा कंडक्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है मेरे भाई, इस टाइप से ग्राफ को आप ये कर दीजिए, इस टाइप से, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो कंडक्टेंस जीरो होगा, और रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी मोड में जाएगा। तो ग्राफ इसका अगर बोला जाए कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ क्या होगा, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ हमारा ये बनने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो ग्राफ तो समझ में आ गया ना, कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ग्राफ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये था मेरे भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।